नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी अड्डा पे। दोस्तों आज से हम साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर करेंगे। इस वीडियो का खास बात यह रहेगा कि इसमें हम वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नीली लाइट। नीली लाइट के संपर्क में आने से आपके उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक अर्थात रेयर आइसोटोप्स के कण पाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आयरन के दुर्लभ समस्थानिक अर्थात रेयर आइसोटॉप्स वैज्ञानिक ने पाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो एक्वा रजिया का निर्माण होता है जिसका प्रयोग गोल्ड स्मिथ अर्थात स्वर्णकारों के द्वारा सुनार के द्वारा यूज होता है उसको क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोलिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका 1 के नाम पर किया गया है। तो जीका वायरस जो है उसका नामकरण किस पर किया गया था, जीका 1। तो आपको बताना है कि ये जीका 1 किस देश से बिलोंग करता है। तो ये जीका 1 जो है युगांडा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं। तो शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में परमाणुओं की संख्या जो होता है वो होता है 18। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है, गर्मी प्रबंधन के लिए। ठीक है, जो उसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो गिरगिट है वो क्या करता है, अपना रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टार क्वीन नेबुला किसको बोला जाता है, मेसियर 16 को। ठीक है, मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितना अर्थात कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन और रक्त है उसका कितना प्रतिशत तक मस्तिष्क के द्वारा यूज किया जाता है। तो पूरे ऑक्सीजन और रक्त का 20% तक जो है वो मस्तिष्क के द्वारा यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 9 है, मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो उत्तक का नाम बताना है, उस 2 उत्तक का नाम बताना है जो खून से ऑक्सीजन का प्राप्त नहीं करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा नाखून और कॉर्निया। ठीक है, वो उत्तक जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं उसका नाम हो जाएगा नाखून और कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आपको बताना है कि आईज का कौन सा पार्ट जो है आंखों का कलर का निर्धारण करता है। तो होता है आइरिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो जो परमाणु का रासायनिक व्यवहार होता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। राइट, परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। याद रहेगा, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो ऋण आवेशित जो प्रोटॉन होता है उसमें जो ऋण आवेशित परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होता है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का। क्वेश्चन नंबर 15 है,
किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? धमनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो होता है यकृत। ठीक है, यकृत जो है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जमा करता है? तो ग्लाइकोजोन के रूप में जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इवन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, अर्थात आरबीसी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार क्या हो जाता है? भार घट जाता है, लेकिन मात्रा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा तो वही रहेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा? भार घट जाता है। जब आप चंद्रमा पर जाइएगा तो आपका भार बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तैराक को नदी के मुकाबले, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बार बार आता है ये, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में तैरना आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण जो पानी होता है उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो समुद्र के जो साल्टेड वाटर होते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपन करना हो तो चम्मच को क्या करना होगा? चम्मच को यदि आपको निकेल का लेपित करना हो, विद्युत लेपित करना हो, तो चम्मच को क्या करेंगे आप? तो चम्मच को आपको क्या करेंगे? कैथोड बनाना होगा, एवं शुद्ध निकेल रड को आप क्या बनाएंगे? जब एक को कैथोड बनाएंगे तो दूसरे को एनोड बनाना होगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य जो होता है तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगा? उसका घट जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा कितनी मात्रा आवश्यक है? तो किसी भी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में। तो प्रत्येक 20 मिनट में कितना वायु चाहिए उसको? 1000 घन फीट वायु चाहिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद होता है वो गोलाकार किसके कारण से होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदे जो होता है वो क्या हो जाता है? गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो आरबीसी की जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मकड़ी का जाला किससे बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में आप देखते होंगे मकड़ी जाला बनाता है, तो वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मकड़ी का जो जाला होता है वो प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मानव शरीर का एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो एक व्यक्ति के पैर में, एक पैर में बोन्स की संख्या आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप एपनिया, इसको क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। अब आपको बताना है कि स्लीप एपनिया में क्या होता है। तो स्लीप एपनिया जो होता है उसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास क्या हो जाता है? रुक सा जाता है, यानी श्वास बाधित होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं स्लीप
एपनिया, क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया। अगर आपको सोते सोते थोड़ी थोड़ी देर पर सांस जो है रुक सा जाए, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया डिजीज। अगला चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? तो ये जलजन्य, किससे होता है? जल से जन्मा हुआ रोग को जलजन्य बोलते हैं। तो टाइफाइड और कॉलरा जो होता है जल जनित रोग होता है। क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है ये। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम होगा कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब वह प्रत्येक व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? इसमें स्पेसिफाई किया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का जो श्रेय है वो ओम को जाता है। किसको जाता है? जीएस ओम को जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध, यहां ध्यान दीजिएगा, विद्युत जो प्रतिरोध है उसका नियम के खोज का श्रेय किसको जाता है? तो जीएस ओम को जाता है। याद रहेगा, विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज जीएस ओम को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू जॉनसन। तो डब्ल्यू जॉनसन जो हैं उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रतिपादन जो है, खोज जो है जीन शब्द का डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? जो ओजोन गैस होता है उसमें किस तरह का गंध आता है? तो ओजोन जो होता है विशेष गंध वाली गैस होता है। क्या होता है? उसमें तीक्ष्ण गंध आता है। ओजोन गैस में विशेष गंध वाली गैस होता है ये ओजोन। क्वेश्चन नंबर 36, चिकित्सा विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मेडिसिन किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रहेगा, फादर ऑफ मेडिसिन और चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी पूछ देता है एग्जाम में, एलपीजी का पूरा नाम बताइए। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 38, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। याद रहेगा, 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? तो पराग कण का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? फूल में होता है। ठीक है, पराग कण का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? फूल में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो मानव शरीर का जो सबसे छोटी मांसपेशी है उसको हम बोलते हैं स्टेपी, शॉर्ट में बोलते हैं स्टेपी। पूरा नाम है इसका स्टेपिडियस। क्या है? स्टेपिडियस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी को स्टेपी भी बोलते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उसकी दृष्टि को कौन सा दोष होगा? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है तो उसको कौन सा दृष्टि हो जाएगा? आप नजदीक की वस्तु को तो देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, तो उल्टा होता है इसमें। अगर आप दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जो अगर आप नजदीक के वस्तु को देख पा रहे हैं और दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको मायोपिया हो गया। कभी कभी निकट दृष्टि दोष नहीं देगा, कभी सीधे दे देगा मायोपिया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा मायोपिया सीधे। ठीक है, मायोपिया बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। अगर आपको नजदीक का चीजें नहीं दिख रहा हो और दूर का चीजें दिख रहा हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? यानी दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर की चीजें दिखना
और उसी को दोष होता है, ठीक है, नजदीक की चीजें नहीं दिखना, तो उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? अगर कांच की समतल प्लेट पर फोकस दूरी जो होगा बनेगा तो क्या होगा? अनंत पर बनेगा। क्या होगा? अनंत पर। तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि को गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आपको मालूम है कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना? तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस, द्रव, गैस से होकर गुजरता है, लेकिन निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकता है। ठीक है, किससे होकर नहीं गुजर सकता है? निर्वात से होकर ध्वनि जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकता है? निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकता है। अगला क्वेश्चन ध्वनि से ही है, जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किस प्रकार के तरंग का उदाहरण होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, या किसी और तरह का तरंग होता है? तो जो ध्वनि का तरंग होता है वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, आप बचपन में तालाब में जाते होंगे, नदी में जाते होंगे, तो एक पत्थर फेंकते होंगे। तो जब पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है? पत्थर जब फेंकते हैं तो उसमें तरंग बनता है ना? चारों तरफ इस तरह से तरंग बनता है। एक पत्थर आप बीच में फेंकिएगा तो एक तरंग बनेगा। तो इसको, तालाब में पत्थर का टुकड़ा अगर आप फेंकते हैं तो इससे सतह पर दिखाई देने वाले तरंग किस तरंग का उदाहरण होता है? तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। याद रहेगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन तालाब में अगर पत्थर फेंकने से उत्पन्न जो तरंग होता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा, प्रकाश के द्वारा जो उत्पन्न तरंग होता है वो किस प्रकार का तरंग होता है? अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। प्रकाश के द्वारा जो उत्पन्न तरंग होता है वह भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर, वहीं आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उस चिकित्सा यंत्र का नाम क्या है जिससे शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने का काम आता है? अर्थात कहने का इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो डॉक्टर के गले में आप देखते होंगे कि एक यंत्र टंगा हुआ रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर के द्वारा आपके हृदय की गति को सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो हाथ में लेके या गले में लटका के आपको चेक करने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, जनरल फिजिशियन जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। अगर किसी ध्वनि का रेंज 20 हर्ट्ज से लेसर देन 20 हर्ट्ज है तो उसको आप क्या बोलेंगे? श्रव्य बोलेंगे, अश्रव्य बोलेंगे या परश्रव्य बोलेंगे? तो 20 हर्ट्ज से अगर कम है ध्वनि की आवृत्ति तो उसको बोलेंगे अबश्रव्य ध्वनि, अर्थात आप उसको नहीं सुन सकते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य जो द्रव्य जो सुनने यानी श्रव्य की जो परास होता है उसका होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे के आवाज को आप नहीं सुन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग का जो मेथड होता है उसे क्या आप अपनाते हैं? किसकी आयु पता करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु। ठीक है, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में ब्लड बैंक का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्प्लीन के द्वारा किया जाता है, तिल्ली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तिल्ली के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? तो आरबीसी का काम क्या होता है? हमने बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है? आरबीसी ही करता है, हीमोग्लोबिन करता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या है?
तो सफेद रक्त कोशिका जो होता है इम्यूनिटी प्रदान करता है, आपको बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान कौन करता है, WBC, अर्थात शरीर को बीमारियों से बचाने का जो काम है वो WBC करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? सर आइजक न्यूटन जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो गति का नियम और यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का जो है वो सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। फिर मिलते हैं हम आपको दूसरे वीडियो में, तो आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।